हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो पीजी सेमेस्टर 3 का जो पेपर 9th है रिसर्च मैथोलॉजी का, उसमें एक विषय है, एक टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। तो हम लोग आज के क्लास में रिपोर्ट राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग जो है वो किस तरह से रिपोर्ट लिखी जाती है अनुसंधान के अंतर्गत, और उसकी विशेषताएं क्या हैं या उसके महत्व क्या हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। रिपोर्ट राइटिंग जो है अनुसंधान के अंतर्गत या अनुसंधान का अंतिम चरण हम इसको कह सकते हैं, या अनुसंधान जो है उसके अंतर्गत जो हम कभी कहीं सर्वेक्षण करने जाते हैं किसी भी संस्था का या संगठन का, तो संगठन उसका सर्वेक्षण करने के बाद, निरीक्षण करने के बाद हम एक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं उस संगठन या उस सर्वेक्षण से संबंधित, उसे हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। या हम शोध के अंतर्गत जब हमारा शोध कार्य पूरा हो जाता है तो उसके अंतर्गत हम एक रिपोर्ट लिखते हैं, उस शोध से संबंधित विवरण प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि हमारे पूरे शोध के बारे में, उस संक्षिप्त विवरण से शोध से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारियाँ जो है वो हमें हो जाती हैं। और ये शोध जो राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग जो है, उसको लिखने के कुछ तरीके हैं, फॉर्मेट्स हैं कि किस तरह से हम उनको लिखेंगे। तो आज के क्लास में हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो रिपोर्ट जो है में जो सबसे पहली चीज़ जो लिखी जाती है, रिपोर्ट की जो अंतर वस्तु है, कंटेंट है रिपोर्ट की, उसमें सबसे पहले आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना जो है वह जो है पाठकों को उसके विषय से परिचित करवाती है कि वो विषय क्या है, उसकी उदय योजना कब हुई, महत्व तथा संगठन आदि विषयों पर संक्षिप्त में प्रकाश डाला जाता है। तो पहला जो उसमें यूनिट होता है वो प्रस्तावना का होता है, और प्रस्तावना में हम उस शोध से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, उसका एक तरह से परिचय पत्र होता है प्रस्तावना, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो उसमें वो शोध की जो समस्या होती है उससे उसका परिचय करवाया जाता है, उससे संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें लिखा जाता है कि उसमें जो हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे, इस विषय से संबंधित और कौन से विषय हैं, या उसकी योजना क्या है, उसका महत्व क्या है, उस संगठन का क्या महत्व है, उसके बारे में। जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी सर्वेक्षण के लिए जा रहे हैं किसी संस्था का, तो उस संस्था का निर्माण कब हुआ, उसका निर्माण किसने किया, उसका उद्देश्य क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव्स जो होता है वो क्या है, किस तरह से वो काम करती है, कौन कौन से लोग उसके मेंबर हैं, किनका क्या काम है। तो इस तरह से संक्षिप्त विवरण जो होता है वो हम प्रस्तावना के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं रिपोर्ट में। दूसरा जो उसका जो यूनिट होता है वो होता है समस्या का विवरण। जब हम प्रस्तावना लिख लेते हैं उसके बाद हम समस्या के बारे में चर्चा करते हैं कि जो सबसे पहले रिपोर्ट में सर्वेक्षण या शोध में के विषय या समस्या का परिचय करवाया जाता है, कि जो हमने समस्या चुनी है उससे उसका परिचय करवाना, समस्या की पृष्ठभूमि तथा उसके विषय में अनुसंधान की आवश्यकता का वर्णन करना रिपोर्ट के प्रारंभिक अंश का सर्वप्रथम भाग होता है। समस्या का चुनाव किन आधारों पर किया गया है और
तात्कालीन परिस्थितियों में समस्या के अध्ययन में कौन कौन से सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक लाभ की आशा है, इस विषय में भी रिपोर्ट पर लिखा जाता है। इन सब का उद्देश्य जो होता है, अध्ययन विषय या समस्या की वास्तविक प्रकृति और सीमाओं को स्पष्ट करना होता है। तो दूसरा, जब हम प्रस्तावना बना लेते हैं, प्रस्तावना लिखने के बाद हम उस शोध की समस्या जो होती है उसके बारे में लिखते हैं। तीसरा जो इसका कंटेंट होता है वह होता है सर्वेक्षण या शोध का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। हम जो रिसर्च कर रहे हैं या सर्वेक्षण जो हम कर रहे हैं उसको करने का उद्देश्य क्या है, क्यों किया जा रहा है। तो इसका सर्वेक्षण या शोध का उद्देश्य या तो ज्ञान के विस्तार के लिए करना अथवा किसी व्यवहारिक लाभ को प्राप्त करना होता है। इसलिए प्रत्येक रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि सर्वेक्षण का उद्देश्य नवीन ज्ञान को प्राप्त करना अथवा विद्यमान सिद्धांत की परीक्षा करना या उस पर नया प्रकाश डालना अथवा कोई व्यवहारिक लाभ प्राप्त करना होता है। सर्वेक्षण के उद्देश्यों को जो है वो स्पष्ट रूप से आरंभ में ही रिपोर्ट जो होता है, रिपोर्ट में उल्लेख कर दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स बना लिया जाता है कि हम जो है वो शोध या सर्वेक्षण जो है वो क्यों कर रहे हैं। चौथा जो इसका कंटेंट होता है वो होता है अध्ययन का क्षेत्र। मतलब हम जो स्टडी करेंगे वो कहाँ तक उसका फैलाव होगा। मतलब समस्या तथा उद्देश्य का स्पष्टीकरण करने के पश्चात अध्ययन क्षेत्र के विषय में रिपोर्ट में उल्लेख किया जाता है। इसके अंतर्गत भौगोलिक प्रदेश, सामाजिक वर्ग अथवा निश्चित समुदाय का परिचय प्रस्तुत किया जाता है। यहीं पर यह बात उल्लेखनीय है, यहाँ पे एक बात उल्लेखनीय है कि उस समुदाय, समूह या वर्ग के जीवन के किन पक्षों अथवा समस्याओं के किन पक्षों का अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट में इसी अंश में उस समुदाय, समूह या वर्ग की प्राकृतिक, सामाजिक तथा जनसंख्यात्मक तथा आर्थिक विशेषताओं का भी परिचय दिया गया होता है। जो पांचवा जो इसका कंटेंट होता है वो होता है अध्ययन पद्धतियाँ। जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं, हमने इस अध्ययन को करने के लिए कौन सा जो है मेथड्स, कौन सी पद्धति जो है हमने चुनी है। सर्वेक्षण अथवा शोध के सभी निष्कर्ष वास्तविक तथ्यों या सूचनाओं पर आधारित होते हैं। इन तथ्यों तथा सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख रहता है कि अध्ययन विषयों से संबंधित वास्तविक तथ्यों तथा सूचनाओं को किन पद्धतियों या प्रविधियों की सहायता से एकत्रित किया जाएगा। तो मतलब जो हमारा जो पांचवा जो कंटेंट होता है उसमें हम मेथड्स के बारे में बताते हैं कि कौन सा मेथड्स और कौन सी टेक्निक्स जो है हम उस शोध के में यूज़ करेंगे, इसके बारे में उसका विवरण जो है हम करते हैं। इसका जो छठा कंटेंट होता है वो होता है निदर्शन का चुनाव, मीन्स सैम्पलिंग। जो मेथड्स है सैम्पलिंग का, वो उसमें हमने कौन सा मेथड जो है वो यूज़ किया है। तो अनुसंधानकर्ता अपनी रिपोर्ट में उस प्रणाली या विधि का भी उल्लेख करता है जिसके द्वारा निदर्शनों का चुनाव प्रस्तुत अध्ययन में किया गया होता है। मीन्स निदर्शन में हम कौन सी सैम्पलिंग बहुत तरह की होती है, तो उसमें हमने कौन सी सैम्पलिंग की कौन सी विधि का यूज़ किया है उसके बारे में भी हम उसको बताते हैं। इसके बाद इसका जो सातवां कंटेंट होता है वो होता है सर्वेक्षण का संगठन। सर्वेक्षण जो भी हम करते हैं या शोध जो करते हैं उसमें उसका संगठन, सर्वेक्षण कार्य को किस ढंग से व्यवस्थित और संगठित किया गया है, इस बात का विवरण कुछ रिपोर्ट के प्रस्तावना में न देकर बहुत लोग जो हैं उसको अलग से भी लिख देते हैं। बहुत जगह बार तो हम
उसको प्रस्तावना में ही ऐड कर देते हैं, लेकिन बहुत बार जो है वो उसको हम अलग से एक पॉइंट बना के भी सर्वेक्षण का संगठन यानी कि संगठन के बारे में जो भी हम शोध किए हैं या जो भी हम सर्वेक्षण जिस संस्था का कर रहे हैं तो उसके बारे में हम लिखते हैं। उसके बाद आता है जो अगला कंटेंट इसका होता है रिपोर्ट राइटिंग का, तो वो होता है विश्लेषण तथा व्याख्या। फिर हमने जो भी कंटेंट यूनिट जो भी हमने डेटा कलेक्शन किया, जो भी हमने देखा, उसके बाद जो उनसे आंकड़े मिलते हैं, उन आंकड़ों के आधार पर हम जो है तथ्यों का विश्लेषण करते हैं। तो विश्लेषण करने के लिए एक है वो सूची बनती है, विश्लेषण कैसे करेंगे, उपरोक्त बातों को जो है वो हम उसमें रिपोर्ट के माध्यम से में विश्लेषण एवं व्याख्या जो है उसमें करते हैं। इसके बाद जो आता है अगला जो पॉइंट वो है तथ्यों की उल्लेखनीय विशेषताएं। अब है कि तथ्य जो है उसकी विशेषताएं के बारे में हम लिखते हैं। रिपोर्ट को अधिक रुचिकर और बोधगम्य बनाने के लिए विश्लेषण तथा व्यवस्था के पश्चात एक पृथक अध्याय में सर्वेक्षण या शोध में एकत्रित तथ्यों की उल्लेखनीय विशेषताओं तथा इनके आधार पर प्राप्त प्रमुख परिणामों एवं निष्कर्षों को एक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरह से हम उसको एक तथ्यों की जो बहुत विशेषताएं, उल्लेखनीय विशेषताएं होती हैं, कुछ अलग से नए फीचर्स जो हमें पता चलते हैं, उनका भी हम एक अलग सूची में उसको हम लिखते हैं। और उसके बाद जो अगला कंटेंट है वो है सुझाव, कि हमने जो क्या हमारे फाइंडिंग्स आए और उसमें हमारा क्या सजेशंस है। अगर हमने कोई सर्वेक्षण किया, किसी संस्था का अध्ययन किया, तो उसमें हमें क्या उसके सुधार के लिए हम उसमें क्या सुझाव और दे सकते हैं। जो भी हमने वहाँ देखा उस फैक्ट्स के आधार पे उसमें हमारे सजेशंस क्या होंगे, तो वो हम सुझाव के माध्यम से जो है वो दे सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है ये सारे जो है कंटेंट जो है वो आपको रिपोर्ट राइटिंग में लिखे जाते हैं। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रिपोर्ट राइटिंग में लिखी जाती है वो है कि संलग्न पत्र जो है उनमें उसको लिखा जाता है। सुझावों के साथ ही मूल रिपोर्ट की जो मूल जो रिपोर्ट होती है उसमें लिखी जाती है। किन उसमें जितने भी हमने सूची है, इंडेक्स बनाए हैं, डेटा का जो भी लगाए हैं, बिब्लियोग्राफी लगाए हैं, रेफरेंसेस लगाए हैं या फुट नोट्स वगैरह लिखे हैं, तो इन सभी चीज़ों का या प्रश्नावली वगैरह से अगर हमने क्वेश्चनर का यूज़ किया है तो उसका प्रारूप जो है, इन सारे को हम संलग्न पत्र के अंतर्गत लगाकर उसको हम उसमें लगाते हैं। तो ये जो है 11 इसके मेन जो है वो कंटेंट यूनिट होते हैं रिपोर्ट राइटिंग के। जब हम कोई भी शोध या सर्वेक्षण करते हैं और जो हम उसको सर्वेक्षण करने के बाद जो हम पाते हैं उनको हम इस आधार पे जो है लिपिबद्ध करते हैं या उसको हम लिखते हैं। इसके बाद है कि अब रिपोर्ट राइटिंग जो हम करते हैं, क्योंकि यह एक रिसर्च का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हमने जो रिसर्च किया है उसकी जो एक तरह से उसका परिचय करवाता है, उसका एक संक्षिप्त विवरण होता है। तो इस विवरण को देखने से ही हमारे रिसर्च के बारे में ओवरऑल पूरी जानकारी जो है वो मिल जाती है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसको लिखना जो है एक कला है, आर्ट है, और इसमें कुछ जो है कंटेंट होते हैं उनके आधार पर हम जो है वो उसको लिखते हैं। तो इसके बाद इसके हम विशेषताओं को देखेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी बहुत सारी विशेषताओं की जो है वो चर्चा की गई है, बहुत विद्वानों ने अपने अपने आधार पे किया है। तो पहला जो इसकी जो विशेषता है वह यह है कि एक अच्छा रिपोर्ट जो है होता है वो काफ़ी साफ शब्दों में आकर्षक या उसका सफ़ेद रंग के कागज़ पे या अच्छे किस्म के कागज़ पे क्वालिटी जो होती है वो सुंदर होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बेस्ट क्वालिटी के पेपर्स जो हैं उसमें यूज़ किए गए रहे हैं और टाइपिंग करवा के रिपोर्ट को उसमें लिखा जाता है। टाइपिंग फॉर्मेट में उसको लिखना चाहिए, जिससे कि जितना अच्छा उसको हम आकर्षक बना सकें, इसका प्रयास करना चाहिए। तो वो उसके लिए उसके पेज पर उसकी जो टाइपिंग जो ये है उसको शुद्धता को और उसके फ्रंट पेज को काफ़ी अच्छे से आकर्षित ढंग से उसको हमें प्रिंट करवाना चाहिए। दूसरी जो इसकी विशेषता होती है वह यह होती है कि रिपोर्ट की भाषा जो है अत्यधिक संतुलित होनी चाहिए। मतलब
भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से सभी को समझ में आ जानी चाहिए। पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार अवश्य ही करना चाहिए और ये जो है बहुत चूँकि इम्पोर्टेंट होता है, तो इसकी भाषा जो है बहुत ही संतुलित होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर दे, किसी में कोई कन्फ्यूजन पैदा कर दे। स्पष्ट होना चाहिए। तो इसकी भाषा जो रिपोर्ट की जो दूसरी विशेषता होती है कि इसकी भाषा जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरी जो रिपोर्ट की विशेषता होती है वह है कि जो इसमें हम तथ्य जो डालते हैं, तथ्य जो हम लोग डालते हैं, उन तथ्यों को बार बार दोहराया नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही फैक्ट्स को हम बार बार लिख रहे हैं, एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है इसमें नहीं किया जाना चाहिए। और अगली जो इसकी विशेषता है वह ये है कि एक अच्छी रिपोर्ट में तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या वैज्ञानिक तौर पर और सुस्पष्ट रूप से होनी चाहिए। जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनके आधार पे हमको करना चाहिए, ताकि रिपोर्ट को पढ़कर ही लोगों को यह विश्वास हो जाए कि रिपोर्ट में जो कुछ भी कहा गया है वो जो है काल्पनिक नहीं है, बल्कि वह डाटा पर आधारित है, वो तथ्यों से युक्त है, प्रयोग सिद्ध है, मतलब उसको हम सिद्ध कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। और इसके लिए सूचनाओं एवं स्रोतों का उल्लेख रिपोर्ट के पृष्ठतल टिप्पणियाँ, जो फुट नोट्स हम लिखते हैं, उसके माध्यम से हम लिख सकते हैं और ये हमारे शोध को जो है वो व्यवहारिक बनाती है। तो ये एक अच्छी रिपोर्ट की विशेषता होती है कि उसमें जो फुट नोट्स या रेफरेंसेस होते हैं, संदर्भ जो होते हैं, वो लिखे जाने चाहिए, ताकि हमें तथ्यों की स्पष्टता के बारे में पता चले। ये ना पता चले कि हमने कहीं फेक ढंग से इसको, काल्पनिक ढंग से इसको बनाया है। अगली जो इसकी विशेषता होती है वो यह है कि एक अच्छी रिपोर्ट में जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं सभी प्रामाणिक, विश्वसनीय तथा वैज्ञानिक विकास के उपयुक्त होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष को तथ्ययुक्त रूप में प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अर्थात उन कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए जिन पर कि वह निष्कर्ष, जो हमने निष्कर्ष निकाला है, वो आधारित है। मतलब किस कारण से हमने ये कहा, जो हमने फाइंडिंग्स पाई, जब हमने विश्लेषण किया और विश्लेषण से जो फाइंडिंग्स हमारी निकली वो किन तथ्यों के आधार पर निकली, उन तथ्यों का जिक्र जो है वो अवश्य करना चाहिए, जो हमारी इसकी एक विशेषता, रिपोर्ट राइटिंग की एक विशेषता होती है। उसके बाद जो अगली विशेषता है वो ये है कि अच्छी एक रिपोर्ट जो होती है में व्यवहारिकता का तत्व भी स्पष्ट होता है। अर्थात उच्च स्तरीय रिपोर्ट एक अच्छी प्रकार की होती है, उसे पढ़कर अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सके उसको पढ़ने से। इस प्रकार की रिपोर्ट से केवल ज्ञान की ही वृद्धि नहीं होती, अपितु कुछ व्यवहारिक लाभ भी प्राप्त होता है। अच्छी रिपोर्ट सामाजिक प्रगति एवं समाज सुधार से संबंधित भविष्य योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर रिपोर्ट अच्छी होगी तो जो भविष्य में जो भी प्लानिंग्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स, जांच कमेटियों के रिपोर्ट्स मांगे जाते हैं और उन पे अगर सही फैक्चुअल डाटा पर आधारित अगर हम वो रिपोर्ट देते हैं तो फ्यूचर में जो बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं हैं या बहुत सारी चीज़ जो रिसर्च होती है उनको इन रिपोर्टों का आधार बनाकर जो है वो काम किया जा सकता है। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम बहुत ही सावधानी से और सही तरीके से जो है रिपोर्ट को लिखें। इसके बाद जो अगली विशेषता है वह यह है कि एक अच्छी रिपोर्ट जो होती है उसमें अध्ययन पद्धति एवं पद्धतियों, जो भी प्रविधियां होती हैं, अध्ययन क्षेत्र, निर्देशन आदि के संबंध में स्पष्ट तथा विस्तृत विवरण होना चाहिए या होता है। साथ ही साथ सूचनाओं के स्रोतों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। ऐसा करने का उद्देश्य यह होता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को अध्ययन के निष्कर्ष के संबंध में संदेह हो तो वह रिपोर्ट में उल्लेखित प्रविधियों की सहायता से उन निष्कर्षों की वैधता की जांच कर सके। मतलब अगर हम स्पष्ट रूप से ये लिखेंगे उसमें कि हमने कौन सी टेक्निक्स यूज़ की है, हमने कौन सा मेथड्स यूज़ किया है,
तो वह व्यक्ति भी उन तथ्यों के आधार पर उन मेथड्स को यूज़ करके आपके तथ्यों की, आपके निष्कर्षों की जांच कर सकता है, उसकी वैधता की जांच कर सकता है कि कितने आपने सही काम किया है और आपने किस तरह से ये अपना अध्ययन जो है वो सही ढंग से किया है। अब है कि जो अगली जो इसकी विशेषता है कि एक अच्छी रिपोर्ट में के अध्ययन में आई कठिनाइयों तथा सर्वेक्षण की सीमाओं, जो भी कठिनाइयाँ उसको करने में आती हैं उनको, और उन जो सर्वेक्षण की सीमाएं हैं उनको जो है स्पष्ट रूप से जो है उल्लेखित किया जाना चाहिए। जैसे कि दूसरे शब्दों में कमियों को छिपाकर अध्ययन को पूर्णतः या यथार्थ ढंग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। हमने वो शोध किया, हमने वो सर्वेक्षण किया, उसमें हमने क्या क्या, हमें उसको करने में क्या क्या समस्याएं आई, क्या क्या बाधाएं आई, इनका स्पष्ट विवरण होना चाहिए। उनको छुपाकर बस यूं ही कुछ भी नहीं लिख देना चाहिए। जो हमने समस्या को फेस किया उस शोध को करते हुए करने के क्रम में, तो उनका भी जो है वो स्पष्ट जो है वर्णन उसमें होना चाहिए। ये एक अच्छी रिपोर्ट की विशेषताएं होती हैं। उसके बाद अगली विशेषता यह है कि जो एक उच्च स्तरीय रिपोर्ट जो होती है उसमें महत्वपूर्ण अवधारणाएं जो होती हैं, कंसेप्ट्स तथा सिद्धांत का विकसित करने का प्रयत्न किया जाता है, और साथ ही साथ अन्य अनेक ऐसी समस्याओं, विषयों तथा प्रश्नों की ओर भी संकेत किया जाता है जिनके विषय में और आगे शोध या सर्वेक्षण किया जा सके। मतलब कि अगर हम रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उस रिपोर्ट में जो कंसेप्ट हैं उसमें नए कंसेप्ट तो बनते ही हैं, लेकिन और संभावित अध्ययन क्या हो सकते हैं उस टॉपिक से संबंधित, जो और भी क्या अध्ययन हम कर सकते हैं और जो समाज के लिए लाभकारी हो सकता है, तो इन सब बातों का भी जो अध्ययन जो है हम उसके एक अच्छी रिपोर्ट में की विशेषता होती है। उसमें यह लिखा होना चाहिए कि इसमें जो अध्ययन का और भी कौन सा क्षेत्र हो सकता है जिसमें हम इस टॉपिक से संबंधित या इस विषय से संबंधित उस विषय पर अध्ययन किया जा सकता है। तो ये थी कुछ रिपोर्ट जो है राइटिंग की कुछ विशेषताएं, या इसका जो इम्पोर्टेंस जो था ये हम लोगों ने देखा कि एक अच्छी रिपोर्ट जो है उसके कंटेंट यूनिट क्या हैं और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो आज का क्लास आई होप आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम अगले क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। और आगे बहुत जल्द हम बहुत नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। गुड बाय।